दी गई और ये बताया गया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म अल मारूफ मिस्टर क्लीन, जो अपने आप को समझते रहे हैं और सादक और अमीन का उन्हें जो है वो जाली तौर पे लक़ब भी दिया गया, तो उन्होंने एक लफाफा जो है वो इस तरह से लहराया और कहा कि जी इसमें कोई चीज़ है तो इसकी आप अप्रूवल दे दें। तो ये उस वक्त आप ही की खबर है, मीडिया की खबर है कि कैबिनेट के अरकान ने कहा कि जी इसमें हमें बता तो दें कि इसमें है क्या। तो एक खातून मेंबर कैबिनेट की, उन्होंने ज़रा थोड़ा लाउड होके कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको बता देंगे हम बाद में, बस छोड़े आप इस बात को जो है वो ये बस इसकी अप्रूवल दे दें। और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ़ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है, तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक़ जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की ज़िम्मेदारी और इनकी ज़िम्मेदारी तो ये थी एज़ कस्टोडियन, हल्फ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके, जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपया इन्होंने तय किया, अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं। और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपया इसका सेव करना है और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी
जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया। और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। यानी ऐसे ही है कि मैंने अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इलीगल हैं और वो अब रियासत का हक बन गए हैं, तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। अब इसमें यह है कि इसमें कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी, और उन तहकीकात के नतीजे में फिर जो भी चीज़ जो है वो फाइनल होगी, और फिर जिस तरह से इसको जो है वो अपना मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ 2 चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा कि मैं एक मफरूज़ा कायम करूं और मफरूज़ा कायम करने के बाद कहूं कि जी क्योंकि ये ऐसे है तो इसलिए फिर जो है ना ये ऐसे हुआ। ये बात जो मैंने जिसका ज़िक्र किया है कि इस तरह से जो है वो दिसंबर 12 में जो है ये मामला हुआ, उसके बाद फिर को 2-4-6 महीने लगे होंगे उस सारे मामले को जो है वो करते हुए। उसके बाद जी ये फिर उसी बहरिया टाउन में जिसका 50 अरब रुपया जो है वो सेव किया गया, एडजस्ट किया गया, उन्हें फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया। 458 कनाल ये जगह है, 458 कनाल, जिसकी मालियत जो है वो कागजात में डीसी वैल्यू जो है वो कोई तकरीबन 53 करोड़ रुपए है, जबकि मौके पे वैल्यू जो है वो उससे कोई 5-7-10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो है ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ, और बहरिया टाउन ने जो है ये अपना जो है ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये इसकी जो है ये अपना इसका एग्रीमेंट है। ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस ज़मीन को। और इसमें मेरा ख़्याल है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को खुद साइन कर रही हैं, और ये अल कादर ट्रस्ट है। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराज़ी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, और इसमें जो है वो ख़ुद जो है वो इसका पार्ट है, ख़ुद इसको जो है वो साइन कर रही हैं। और ये जो ट्रस्ट है अल कादर ट्रस्ट जिसको ये ज़मीन दी गई है उसके 2 ही ट्रस्टी हैं, एक फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब हैं। यानी ये भी आप इस बारे में अगर बात की जाए तो इसको अदरवाइज ले जाता है कि जी देखें जी ये ट्रस्ट है, ये हॉस्पिटल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो पब्लिक के नाम के ऊपर, पब्लिक के जो है वो काम के ऊपर जो है इस तरह से जो है वो चीज़ों को हासिल करना और फिर उसको इस तरह से रखना, यानी ये ट्रस्टी जो हैं आपको अपने यानी जो वरासती जायदाद है जो आपको अपने वालदैन की तरफ से मिली उसमें आपको इतने इख्तियारात नहीं हैं जितने इनको जो है वो ये ट्रस्ट जो इन्होंने बनाए हैं उनमें इतने इख्तियारात हैं। और पैसा सारा आवाम का, पैसा लोगों का, और जो है वो प्रॉपर्टीज़ इनकी, और उनमें जो वहाँ पे जो है वो ये जी हम जो है वो कर रहे हैं जी, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये अल कादर ट्रस्ट। उसके बाद फिर जो है ये 200 कनाल
जो है ना ये और है, ये म्यूटेशन नंबर है 33,905 33,905 25/8/2020, यानी 6 महीने में सारा मामला जब कंक्लूड हो गया तो उसके बाद फिर जो है वो किश्तें आना जो है वो शुरू हो गई। तो ये जो है ये अपना 100 कनाल, ये जो इंतकाल नंबर जो मैंने बोला है इसमें 100 कनाल जगह जो है ये बनी गाला में है। और ये मुसम्मत फरा शहजादी वाइफ ऑफ एहसन इकबाल जमील जो है ना ये उनके नाम पे जो है ना इसका जो हुआ है ये एहसन इकबाल जमील, ये फरा शहजादी साहबा के नाम पे हुई है। इसके बाद एक और है इंतकाल नंबर 34,945, ये 8/3/21 को हुआ है। इसमें फिर 100 कनाल है। तो ये 100 कनाल जो है ये भी जो है वो फरा शहजादी साहबा के जो है वो नाम पे हुआ है। इसी तरह से एक और है 36,144, ये भी 28/10 को हुआ है। यानी ये सिलसिला जो है ना फिर जारी है। और ये जो है ये 40 कनाल है टोटल, ये यानी 458 कनाल वो है। और ये 240 कनाल ये बनी गाला में है। और ये भी जो है इसकी जो रकम कागजात में शो की गई है वो तकरीबन जो है वो कोई 50 करोड़ के 53 करोड़ के जो है ना वो लगभग है। तो ये है जी अपना मिस्टर कलीन साहब और ये है अपना अमीन और सादक कि किस तरह से जो है वो 50 अरब रुपया जो है वो कौम का गंवाया गया, कौम का जो है वो पैसा जो है वो लुटाया गया। और उसमें से जो है वो अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया गया। और हिस्सा वसूल करते वक्त भी कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई फिक्र नहीं कि कल को कोई पूछेगा भाई ये जो तुम इंतकाल करवा रहे हो यही किसी और के नाम के ऊपर करवा दो, या इसमें कोई जो है वो कोई अदरवाइज एहतियात कर लो। यानी सीधा फर्स्ट लेडी जो है वो खुद साइन कर रही है, खुद जो है वो मुआहदा कर रही है। इसी तरह से बराह रास्त जो है वो ज़मीन जो है वो फरा शहजादी के जो है वो नाम हो रही है। ये वो भागी है जो वो सिर्फ उन पैसों की वजह से नहीं भागी जो वो अफसरों से लेती रही है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती रही है, या वो हीरे जो के वो जो अंगूठियाँ 3 करात या 5 करात की जो लेती रही हैं, वो सिर्फ उस वजह से नहीं भागी। वो इस वजह से भागी है कि वो उनके पास क्या इस बात की वजाहत है जी कि ये जो ये 200 कनाल जो बनी गाला में है कहाँ से उन्होंने पैसे लिए, कैसे ख़रीदा, और ये बैरिया टाउन ने क्यों दिया उनको। बैरिया टाउन को क्या मसला था कि उनको वो 240 कनाल जो है वो फरा शहजादी के नाम मुंतकिल करती और 458 कनाल जो है एक ट्रस्ट के नाम जो है वो मुंतकिल करती। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी तो वो होती है ना कि जिसका कोई जो है वो चार्टर जो है वो असम्बली से जो है वो अप्रूव हो। ये पंजाब असम्बली का कोई जैली को कैंपस कुंपस का नाम दे के तो वहाँ पे वो फसाड जो है वो बना के तो उसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। और उसके बाद वहाँ पे जितनी बार इमरान खान साहब गए हैं, जितने वहाँ पे जो है वो फंक्शंस हुए हैं, सभी का इंतज़ाम जो है वो बैरिया टाउन वालों ने किया है। और वहाँ पे जो कोई कंस्ट्रक्शन और दूसरे जितने भी अखराजात हुए हैं, और ये बिलियंस में बात जाती है, और वो भी सारे जो है वो बैरिया टाउन वालों ने जो है वो किए हैं। तो ये बराह रास्त जो है वो एक यानी पब्लिक मनी जो है उस पे ऊपर डाका डाला गया और उसमें से अपना हिस्सा वसूल करके जो है वो रकम जो है वो उसी को लौटा दी गई जिसके अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो रकम जो है वो पकड़ी गई थी। तो ये जो है ये है इनका सादक व अमीन का चेहरा, और ये है इनका मिस्टर क्लीन का चेहरा। ये जो डॉक्यूमेंट आज जो ये बड़ा मुहिमा बना हुआ था कि जी वो पता नहीं उसमें क्या है, पता नहीं वो किस तरह से जो है वो उसमें से क्या खुलेगा, तो आज कैबिनेट ने डिसीजन किया और उस डॉक्यूमेंट को जो है वो ओपन कर दिया है, वो जारी भी कर रहे हैं। और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पेशल उसमें चीज़ें हैं, मुसद्दक मलिक साहब आपको उससे आगाह करते हैं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। वो दे देंगे कागज़? जी मैं देता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बैरिया टाउन के जो पैसे इंग्लिस्तान में पकड़े गए हैं, ये जिस कानून के तहत पकड़े गए हैं वो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट है। इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट जो है वो ये मैंडेट करता है, यानी उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जब इस तरह का इल्लीगल पैसा पकड़ा जाए तो जिस मुल्क से वो पैसा आया होता है उस मुल्क के हवाले किया जाता है, क्योंकि ये अवाम की अमानत है, ये कानून कहता है। अब इसमें अहम बात यह है कि जब ये पैसा पकड़ा गया, तकरीबन 180 मिलियन पाउंड के करीब पैसे पकड़े गए जो 14 दिसंबर 2018 से शुरू हुए पकड़े जाने और मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पकड़े गए। तो जब ये केस चल रहा था तो इस दौरानिए में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। अब आप ये बात जहन में रखें कि ये पैसा अवाम का है और बरतानिया के कानून के मुताबिक ये पैसा पाकिस्तान में वापस आना है, पाकिस्तान की हुकूमत को मिलना है। तो वहां पे एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। उस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में हुकूमत पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किसने की, ये मुहिम्मा है। हुकूमत पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कर सकता है और या वजारत कानून कर सकती है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान का किसी भी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई भी मुआहिदा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई और साइन नहीं कर सकता। ना अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ना वजारत कानून के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ये आया हो कि किसी को ये अथॉरिटी दी गई कि वो इंग्लिस्तान जाकर इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये कह सके कि वो पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना है वो अब किसको मिलेगा। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये की गई कि वो पैसा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के एक अकाउंट में जमा करवा दिया जाए। अब ये सेटलमेंट किसने की, हुकूमत पाकिस्तान को वहां जाकर किसने रिप्रेजेंट किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो 3 पार्टीज में होनी थी, एक वो जिसका मसरूका माल पकड़ा गया, एक वो जिसने ये मसरूका माल पकड़ा और एक वो जिसको ये माल मिलना है, यानी अवाम, यानी हुकूमत पाकिस्तान। तो इन तीनों के दरमियान में जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होनी थी वो किसने की, ये आज तक नहीं पता चल पाया कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहां पे किसने की, मगर किसी ने तो की। अब इस बात को छुपाने के लिए वहां पे उसी कॉन्ट्रैक्ट में जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई उसमें यह लिखा गया कि ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है ये एक, इसको सहीगाए राज में रखा जाएगा। ये कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान का, ये कोई डिफेंस की डील नहीं है जिससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो खतरे में पड़े। ये जमीनों के लेन देन में जो भी कोई ऐसी चीज है जिसको उन्होंने नाजायज समझ के पकड़ा, उस पैसे को पाकिस्तान लाने के लिए जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई उसमें लिखा गया कि ये जो सेटलमेंट है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कॉन्फिडेंशियल किस लिए रखा जाएगा? इसलिए कि यह ना पता चल सके कि हुकूमत पाकिस्तान जिसने तोहफतन वो 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन $250 मिलियन, यानी $250 बिलियन, यानी 50-55 अरब रुपया किसने हुकूमत पाकिस्तान का गिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार के अकाउंट में, ये पता ना चल सके। लायबिलिटी एडजस्ट करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये पता करने की कोशिश की गई कि वो अकाउंट कौन सा है, तो पता चला कि वो बहरिया टाउन का वो अकाउंट है जिसमें उनको जुर्माना हुआ है या उनकी एक लायबिलिटी सेटल सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, जिसके तहत उन्होंने हुकूमत को ये पैसे अदालत के जरिए अदा करने थे, क्योंकि वो जो बहरिया टाउन कराची की कोई डील थी उसमें एक फैसला हुआ था। उस अकाउंट में पकड़ा हुआ उनका पैसा जमा करवा दिया गया, यानी जिसका पैसा पकड़ा गया जो हुकूमत को मिलनी थी, हुकूमत ने वो गिफ्ट कर दिया उसी शख्स को जिसको जुर्माना हुआ था। ये है इस केस की हकीकत। और अब जब ये हो गई सेटलमेंट तो उसको आगे बचाने के लिए क्या किया गया, एक डील की गई जिसके अंदर एक काबीना की मीटिंग में, जैसा कि अभी आप फरमा रहे थे, काबीना की मीटिंग खत्म हो गई, लोग खड़े हो गए
तो उस वक्त के जो ऐसे पीएम हैं वो एक लिफाफा लेके वजीर आजम के पास गए कि ये लिफाफा है, ये एक नोट है, आप इसको काबीना से मंजूर करवा दें। ऐसे पीएम मिर्जा शहजाद अकबर साहब थे। वो गए, उन्होंने वो कागज इमरान खान साहब के हवाले किया और इमरान खान साहब ने जैसा वो, आपको याद है एक कागज उन्होंने निकाला था कि इस कागज से साबित होता है कि यहां पे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की गई है, बैनुल अक़वामी अमेरिका ने साजिश की है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा कि ये वो कागज है, इसको आप अप्रूव कर दें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप इसको पढ़ नहीं सकते। यानी काबीना को कहा कि ये कागज है जो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप अप्रूव करेंगे। और उसका जो पैराग्राफ अप्रूव किया गया, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई ऐसे पीएम कोई समरी लेकर नहीं आ सकता काबीना में। मैं दोबारा आपको बता दूं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई ऐसे पीएम कोई समरी लेके काबीना में नहीं आ सकता। तो किस कानून के तहत वो ऐसे पीएम ये समरी लेकर आए, किसी को मालूम नहीं। उसकी क्लियरेंस कहां से करवाई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कुछ नहीं है, अटॉर्नी जनरल के पास कुछ नहीं है, कहां से वजारत खजाना के पास कुछ नहीं है, इंटीरियर के पास कुछ नहीं, बाहर से पैसे आ रहे थे, वजारत वो जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की वजारत खारजा के किसी के पास कोई नोट नहीं। एक कागज के ऊपर वो एक समरी लाए और वजीर आजम ने, पाकिस्तान के वजीर आजम उस वक्त जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा ये कागज है, किसी को दिखाऊंगा नहीं, ये कागज है, कोई पढ़ नहीं सकता काबीना का मेंबर, लेकिन ये कागज है, इसको आप बस अप्रूव कर दें। उसको अप्रूव करके वो पैसे जो अवाम के थे, गरीब अवाम के थे, यहां पे एक एक डॉलर के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। $250 मिलियन, 180 से 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो इनके हवाले कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिए गए। जब आज उसको खोला गया काबीना के हुक्म के मुताबिक, तो उसमें अप्रूव क्या किया गया था? अप्रूव यह किया गया था कि एक समरी लेकर आएंगे, ये अप्रूव किया गया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अप्रूव यह किया गया पैराग्राफ 10 में कि वो एक समरी लेकर आएंगे, समरी लेकर आएंगे। समरी नहीं आई, कोई समरी काबीना के सामने पेश नहीं हुई। मैं आपको वो पढ़ देता हूं। As per the requirement under the Constitution of Pakistan, और आगे उसकी वो शिक लिखी हुई है, Article 173, Rule of Business 7, such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore, it is requested that for signing the deed of confidentiality, confidentiality किस चीज की, कि किसने लंदन में जाके पाकिस्तान के बिहाफ पे ये साइन किए कि हुकूमत के बजाय ये पैसा उन्हीं साहब को जिनको जुर्माना या जिनकी लायबिलिटी तय हुई हुई है उनके अकाउंट में जमा करवा दिया जाए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी। It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer in Pakistan, FBR may take into account the same with reference to such and such section, जिसकी तफसील आपको अब दे दी जाएगी, or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. ना सिर्फ आपने ये कहा कि वफाकी हुकूमत के अलावा किसी के पास यह सवाबदीद नहीं है कि इस कॉन्फिडेंशियलिटी को करवा सके साइन, तो आप इसको, इसकी समरी जो है उसको मूव करें। बल्कि यह भी कहा गया उसके अंदर, ना सिर्फ यह कि इसको काबीना अप्रूव करे, बल्कि भाईजान ये जो पैसा जिसको बरतानवी कानून के मुताबिक इलीगल जाना गया, गैर कानूनी जाना गया, वो जब पाकिस्तान में आए तो उस पर FBR का टैक्स ना लगे। FBR को यह इंस्ट्रक्ट की गई कि ये जो पैसा है इसको, जिस तरह लीगल मेहनत कश पाकिस्तान के लोग पैसा लाते हैं और उनको बेचारों को कुछ ब्रेक मिलती है, उसी तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक मेहनत कश का बहुत मेहनत, पसीना, खून बहाने के बाद उसने ये पैसा इकट्ठा किया और वो इलीगल पैसा जो है वो पाकिस्तान में जब आए तो उस पर टैक्स ना लगे। पैराग्राफ 11 कहता है द प्राइम मिनिस्टर, कौन सा? हाँ, this is also being done
in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality. ये कौन सा जो समरी है जो ये तो पढ़ दी ना मैंने, ये पढ़ दी है, ये पढ़ दी है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। राणा साहब चाहते हैं कि ये मैं बात जरा दोबारा पढ़ दूं, ये अहम है। तो उसमें लिखा है कि FBR may take into account the same with reference to whatever section as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. यानी ना सिर्फ कि किसने वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन की उसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि ये रकम भी मेहनत की रकम जो गोरा समझता है कि चोरी का पैसा है, वो जब यहां पर आए तो उसको एहतराम के साथ उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए और सारी की सारी रकम बगैर टैक्स अदा किए सुप्रीम कोर्ट में उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो बहरिया टाउन की थी एडजस्ट कर ली जाए। ये है जनाब नंबर 11 भी पढ़ दूं सर जी। द प्राइम मिनिस्टर बीइंग द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैबिनेट डिवीजन may like to authorize the secretary cabinet division to submit the summary accordingly for consideration of the cabinet. जो नहीं हुई, कोई समरी नहीं आई, यानी इसकी आखिरी लाइन ये है कि इस सबको लेजिटिमेट करने के लिए एक समरी काबीना के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट, वो पेश करें ताकि काबीना उसकी अप्रूवल करे, ताकि ये लेजिटिमेट हो सके, ताकि उस कॉन्फिडेंशियलिटी को, वैसे हमने कॉन्फिडेंशियल कागज आपके सामने कोई नहीं रखा आज, हमने जो चीजें नॉन कॉन्फिडेंशियल थी वो रखी सिर्फ आपके सामने। लेकिन साहब ये है मदीना की रियासत। तो आज का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि आपको पता चले कि इस रियासत मदीना जो इस वक्त यहां पे बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें इमरान खान साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे, जिसके फ्रंट मैन मुबैना तौर पे शहजाद अकबर साहब थे, उनको जो जो फवायद मिले वो तो राना साहब ने आपके सामने रख दिए, चाहे वो अंगूठी की शक्ल में थी मुबैना तौर पे या जो भी, और वो जो आपके सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो भी लिख दी गई। ये है साहब हकीकत हमारी सादिक और अमीन होने की। तो मैं ठहरता हूँ, मौलाना साहब शायद कुछ कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने हमारे दोनों काबिल एहतराम वज़रा ने तफसीलन गुफ्तगू कर ली है इस केस के हवाले से भी। आपको ये भी मालूम है कि जिस तरह जब पिछली हुकूमत आई उनके वज़रा की बुनियाद और हुकूमत की बुनियाद ही इस चीज़ पर थी कि करप्शन करप्शन करप्शन, और पौने 4 साल तक वो यही बात करते रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि उनके इम्पोर्टेड जो एडवाइज़र थे वो इस ड्यूटी पर मामूर नहीं हो कि आपने सुबह किन किन अफराद के ख़िलाफ़ करप्शन के बुनियाद पर जहर उगलना है। कौम के दिलो दिमाग में आपने बार बार ये झूठ बोलकर तस्लीम करवाना है कि वो ये यकीन कर लें कि पाकिस्तान में तमाम सियासतदान वो चोर हैं। मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बनीगाला को पहले उसने जमाइमा खान के खाते में डाला कि ये उसकी तरफ से मुझे तोहफ़ा है, फिर कभी कहा कि ये मेरा फ्लैट था बरतानिया में, उसकी वजह से हम एक ज़माने से उसके सियासत पर भी सवालात उठा रहे हैं, खुसूसन जमीयत उलमा, और ये बार बार कह रहे हैं कि गोल्डस्मिथ का दामाद पाकिस्तान की सियासत में मगरब के ख़िलाफ़ बोलना, जबकि उसके औलाद वहाँ पर पल रही है, कोई मुश्किलात उसको नहीं है, और ये एक टूल के तौर पर कि हमारे लोग वो मज़हब पसंद हैं, वो दीन दोस्त हैं, उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसने मज़हब को एक कॉज के तौर पर नहीं
बल्कि उसने टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अवाम जो गुर्बत में पिसे हुए हैं, उन्होंने उनकी गुर्बत को अपने इक़्तिदार के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। वो कॉज नहीं था, वो उसका सियासी टूल था। उसने जिस फोरम पर भी जिस शोबे के हवाले से बात की, सिर्फ उनके जज्बात को मुश्ताइल करना, पाकिस्तान के अमन को तबाह करना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, सिवाय इसके उसके जिस शोबे में भी हम नज़र दौड़ाएं, यही सूरत हाल आपके सामने आएगी जो इस वक्त आपके सामने रखी जा रही है। मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से भी, अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी आपके सामने हक़ाइक़ लाऊंगा, और मैं जब आपके सामने आऊँगा तो मैं अपने आप को पेश करूँगा कि मेरे उन दावों पर आप अदालत में जाएं, मैं तैयार हूँगा। आप किसी और फोरम पर भी जाना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँगा कि किस तरह पाकिस्तान में इदारों को तबाह व बर्बाद कसदन किया गया है। और हम उस वक्त भी कहते थे कि यह शख्स एजेंडे की बुनियाद पर आया है, आज भी अपने दावे पर कायम है, और ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं उस पर तो अब हमारी बात की तस्दीक भी हो रही है कि हमारा दावा सही था। इस हवाले से भी मैं ये गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त बजट पेश हुआ है उस हवाले से भी अगर हम ये बात तस्लीम करते हैं कि आवाम को का जो हक है रियासत के ऊपर, जो जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, वो जिस तरह अदा होनी चाहिए वो उस तरह अदा नहीं हो सकी। जो दस्तयाब हमारे पास वसाइल थे उसके अंदर हम जिस तरह बेहतरीन बजट कौम के सामने रख सकते थे, उसमें हमने अपनी भरपूर सलाहियतें वो इस्तेमाल की हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, अभी बजट पास नहीं हुआ, उस पर लोग आरा दे रहे हैं, हम आरा को कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप भी ज़रा इस बात को मद्देनज़र रखें कि इस वक्त जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि उस वक्त भी पेट्रोल महंगा था और आज भी पेट्रोल महंगा है, और उस वक्त भी महंगाई थी और आज भी महंगाई है। हम इस साल भी 9 माह हुकूमत उन्होंने की है, इस साल भी 9 माह हुकूमत उन्होंने की है। हमारे पास बजट बनाने के लिए भी 2.5 महीने थे या 2 महीने थे। उसमें जिस तरह उन्होंने अपने दोस्त ममालिक को बदएतमाद किया है और उनके एतमाद को बहाल करना, यानी हर महाज पर हमारे लिए मुश्किलात थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़रा की, हमारे इत्तेहादियों की हौसले भी बुलंद हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि हम जिस राह पर जा रहे हैं कम से कम वो राह सही है, उसी राह से हम पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न कर सकते हैं। लेकिन ये हम सब का मुल्क है, हमें एक अल्लाह की तरफ से कामयाबी ये हासिल हुई कि इस तरह के घिनौने एजेंडे लेकर आने वाले लोगों को हमने इक़्तिदार से अलग किया है, और हम भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करके इस कौम के रोशन मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। जी कल काफ़ी डिटेल बात हो गई, आप सवाल कर लें। सर ये बताइए, राणा साहब ये बताइएगा, आपने जो बात की है, अब TORs क्या है कमेटी को, और एट दी एंड क्या मलिक रियाज साहब पे भी जो है एहतसाब उनका भी होगा, और क्या नैब की तरफ के मामला जाएंगे, या इसका एंड क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा? नहीं, देखें, कैबिनेट कमेटी जो है उसमें हम सभी मेंबर हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, तो उसके TORs तो यही हैं कि इस मामले को जो है वो इन डेप्थ जो है वो देखा जाए, और इसमें जो यानी किस तरह से जो है, देखें, जब एक आदमी का वहाँ पे पैसा पकड़ा गया, वहाँ पे पैसा पकड़ा गया और वो था फिर मलकियत पाकिस्तान की, स्टेट की, लोगों की। अब जो पाकिस्तान के लोगों या गवर्नमेंट के कस्टोडियन थे, ये तो इनका काम था ना वहाँ पे जाके
केस कंटेस्ट करते और पैसा जो है वो अपना पब्लिक मनी है उसे लेके आते। अब इन्होंने वहाँ पे जाके सौदा कर लिया। अब उस आदमी को जिसको 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था, उसको अगर 45 बच गए हैं और 5 उसको देने पड़े हैं, तो वो तो कह सकता है कल को कि जी मेरे वहाँ पे जो पैसे पकड़े गए थे उसमें मेरा ये उज़र है, मेरा ये उज़र है, वो रूल्स ऐसे थे, लॉ ऐसे था। तो बात ये है कि मैं तो अपनी जो है वो रकम को बचाना चाहता था, तो ये आगे से जो है उसको मिले और इन्होंने बड़ा सस्ता सौदा किया और उसको जो है वो ये जो मैंने अर्ज़ किया है तो उसको 5 दिया और 45 उसका बच गया। तो अब इसमें मेन जो मुलज़म है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो है जो 458 कनाल जगह ले रहे हैं, जो अल कादर ट्रस्ट के मालिक हैं, जो ट्रस्टी हैं, जिन्होंने वो पैसा लिया, जिन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाई, जिन्होंने वहाँ पे जो है इस एसेट को जो है वो उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश किया। इसी तरह से मुजरम तो वो है जिनके नाम के ऊपर 240 कनाल मनी गाला में जो है वो मुंतकिल, वो भी बैरियर टाउन ने करवाई है। तो ये बताएं ना कि बैरियर टाउन इसके अलावा इन्होंने कौन सा हिसाब था जी उनके ज़ुम्मे जिसमें जो है ये सारी चीज़ें वसूल कर रहे थे। ये बिल्कुल कनेक्ट करती हैं इस बात को कि इन्होंने वहाँ पे उसको बेनिफिट किया, वहाँ पे पब्लिक मनी जो है इन्होंने कंप्रोमाइज़ करवाई और उसके नतीजे में जो है इन्होंने ये रकम जो है ये वसूल की। राना साहब ये बताइएगा कि मलिक रियाज जो हैं वो पाकिस्तान का वो करैक्टर हैं जो कि जिनसे तमाम सियासी जमातें, मीडिया और दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोग फैज़याब होते रहे हैं, ठीक, और आज दिन तक उन पर कभी हाथ ना डाला गया। लेकिन इतना गंदा फैज़याब तो मेरा ख्याल है अब तक कोई नहीं हुआ मेरा सवाल जितना ये हुए हैं। तो अभी ये बताएं कि क्या आप लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात के रहनुमा ऐसे हैं जो उनके बेनिफिशरी नहीं देखें तो क्या अगर वो तफसीलात जारी करते हैं तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके हवाले से सवाल होता रहा कि उनको महल बनाकर दिए गए हैं वहाँ पे बैरियर टाउन में। तो क्या ये तमाम हकायक फिर सामने आने चाहिए? कौन कौन सी जमातों ने यहाँ जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी उनकी इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी चीजें, फिर तमाम हकायक कौम के सामने नहीं, मामला ये है कि आप इस बात को इस तरह से ना घुमाएं कि कोई बात ना कर सके। अगर किसी ने बेनिफिट लिया है करें बात, वो लाएं उसको जो है वो पब्लिक के सामने। इस मामले में जो तफसीलात हैं, जो डिटेल हैं, वो आपके सामने रख दी है। मैंने ये नहीं कहा कि जी वो कोई एक अपना जो है वो कंपनी है या एक कोई अपना जो है वो फर्म है या कोई प्रॉपर्टी टाइकून है और उसने मुंतकिल करवा दिए। मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। बिल्कुल सीधा सीधा उनका जिक्र हम कर रहे हैं कि उनके पैसे थे, उनके पैसों को वापस जो है वो पब्लिक एक्शन में लाना चाहिए था। वो सरकारी ख़जाने में लोगों के पैसे लोगों स्टेट में गवर्नमेंट में लाने की बजाय इन्होंने ये जायदादें हासिल की है और उनको जो है वो उनकी पैसे जो है एडजस्ट करवा दिए। अब इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें कोई हमने कोई इसमें कोई बात छुपाई है? कोई बड़ी वाज़ेह बात की है। जी राना साहब, ये जो बातें हैं सारी ये तो मीडिया में रोजाना आती रहती हैं। फराग गोगी का केस भी है और इसके अलावा अकबर का केस भी है। बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई, हुकूमत की जानिब से कोई केस फायर नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या बाज़ाब्ता तौर पर आप इन लोगों के खिलाफ कोई केस करने? देखिए, ये कैबिनेट कमेटी जो है वो इसीलिए कायम हुई है। कैबिनेट कमेटी जो है इसका जो भी जो है इसके ऊपर इब्तदाई बेसिक्स जो है वो उनको देख के तो वो जो है वो केस 2 ही अदारे हैं इस वक्त, या नैब है या FI है, उसको रेफ़र करेगी तो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। जी राना साहब, एक तो ये बता दें इस केस में टैक्स लायबिलिटीज़ कितनी है, दूसरा जो आपने आज बकायदा आपने तो रिकॉर्ड पे कह दिया 5 अरब रुपए की कमीशन दी, तो ये प्रॉपर्टी जो है इससे ज़्यादा की बनती है, उसमें से 50 अरब से कमीशन अलग होगी आपसे। अच्छा, वो शहजाद अकबर साहब ने लिया होगा। टैक्स लायबिलिटी बता रहे। दूसरा सर ECL रूल्स का भी मामला था कैबिनेट में, जी अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा था कि जब ये मामला है तो लोगों को ECL से नाम निकाले हैं, वज़ीरों को वो नहीं बैठने चाहिए, आपका नाम था, जो लोगों के नाम थे। वो मामले का क्या हुआ है रूल्स के हवाले से? नहीं तो आप मुझे ये बताएं, इलेक्शन के बारे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर क्या? जी
पहली बात तो ये है कि जो ECL में से नाम निकाले गए हैं, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी के ख़िलाफ़ झूठा बेबुनियाद मुकदमा जो है वो दर्ज कर दे और उस मुकदमे में जो है बाद में उसका नाम ECL पे डाल दे, उसकी सारी फैमिली की प्रॉपर्टी अकाउंट जो है वो सील कर दे और उसके बाद वो अगर रिलीफ के लिए बात करे तो फिर ये कहा जाए कि जी ये ऐसे क्यों हुआ है और वैसे क्यों हुआ है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है? मैं ऑफ़र करता हूँ कि मेरे केस को मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है वो सुन ले और अगर तो मैं उसमें कसूरवार हूँ तो मुझे देर एंड देन जो है वो सज़ा दे, वरना फिर वो जो 15 किलो है वो डाले जिसके ऊपर है, जिसने मेरे ऊपर डलवाई है। इसी तरह से करप्शन के केसेस जो है वो बनाए गए हैं और पहले यानी जो है ये नैब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, हमज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए गए। वो केसेस जो है वो कोई मेरा ख़्याल है कोई 14-15 माह जो है वो मियाँ शहबाज साहब जो है वो 2 मरतबा जेल में रहे, 22 माह जो है वो हमज़ा साहब जेल में रहे। जो 5 मेंबर बेंच है हाई कोर्ट का, उस 5 मेंबर बेंच ने उस केस को सुना। उस केस में जो है वो उस बेंच की जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि इसमें कोई जो है वो करप्शन ये साबित नहीं कर सके, कोई इसमें सबूत नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके ऊपर जब उनकी बेल ली, उसके बाद उसी केस को, उन्हीं हकायक को उठा के ये FIA में ले गए और FIA ने जो है वो वहाँ पर उन्होंने केस जो है वो चलाना शुरू कर दिया। उस केस में जो है ये परसों जो है वो मियाँ साहबान की बेल जो है वो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कि भाई ये तो मामला जो है वो पहले नैब में चला, वहाँ पे सारा सिलसिला हुआ और उसमें जो है वो उनकी बेल हुई आफ्टर अरेस्ट, तो उन्होंने जो है उनकी बेल कंफर्म कर दी। मैं समझता हूँ कि हमें अदलिया का, अदालत उज़्मा का बेपनाह एहतराम है। जो मुअज़्ज़ज़ जजेस उस बेंच में मौजूद हैं वो हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे हैं। उनके जो रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स फैसले का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उन रिमार्क्स जो है वो उनका एक इम्पैक्ट होता है। वो जब मीडिया के ऊपर जो है वो रेड अलर्ट के तौर पे चलते हैं तो उसके फिर असरात होते हैं। वहाँ पे एक मुअज़्ज़ज़ जज का ये कहना कि जी ये मुल्ज़मान की ज़मानत कैसे हो गई है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने क्यों नहीं बात की, प्रोसिक्यूटर ने आर्गूमेंट जो है वो सही नहीं दिए, ये ज़मानत होनी नहीं चाहिए थी। आप मुझे बताएं कि इसके बाद क्या फिर हमारा जो एक शहरी के तौर पे इंसाफ हासिल करने का, इन्हीं अदालतों से इंसाफ हासिल करने का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से इंसाफ हासिल करने का जो हमारा हक़ है वो मुतासर नहीं होता? अगर इस लेवल पे अदालत उज़्मा के लेवल के ऊपर इस किस्म की बात जो है वो हो और उसके बाद वो मीडिया के ऊपर इसको चले, तो फिर कल को कौन जज है लोअर कोर्ट का कि जो हमारे केसेस में हमारे साथ जो है वो इंसाफ करेगा? तो इंसाफ तो सबको चाहिए ना, कोई A साइड पे हो या कोई B साइड पे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ECL से जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं, कोई वज़ीर हो, अगर मैं वज़ीर हूँ तो मैं ये जुर्म है मेरा? अगर तो मैंने वो जुर्म किया है जिस जुर्म की जो का इन्होंने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, तो फिर तो ठीक है बात। अगर वो करप्शन के केसेस, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, अगर तो उनमें से कोई एक 1% भी हकीकत है तो फिर तो बात और है। लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और अब जो प्रोसिक्यूटर हैं, ठीक है, हमें अदालत के फ़ैसले का एहतराम है, उन्होंने कहा कि जी प्रोसिक्यूटर्स को ना बदलें, तो हमने जो है वो नहीं बदले, लेकिन वो सारे दल्ले दलाल हैं वो शहजाद अकबर के, वो चमाट हैं इसके। इसने उन लोगों को करोड़ रुपए जो है वो सीक्रेट फंड से जो है उनको फीसें दी हैं, 1-1 लाख रुपए जो है उनको एक पेशी का जो है वो उनको दे रहे हैं। तो क्या उन लोगों को फिर बैठे रहना चाहिए वहाँ पे? ऐसे बंदे कि जिन्होंने वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कोई इंसाफ की बात करने की कोशिश की, या उन्होंने कहा कि जी ये गलत केस जो है हम इसको प्लीड नहीं करते, उनको तब्दील किया गया और इस किस्म के चमाटों को वहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपया दे के वहाँ पे प्रोसिक्यूटर लगाया गया। अब अगर ये कहा जाता है कि जी यही प्रोसिक्यूटर जो है वो रहेंगे, तो फिर हमारा इंसाफ का हक जो है वो किधर है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद है कि अदलिया से, और हमें ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इन चीज़ों को, उनकी ज़रूर इसके ऊपर जो है वो नज़र होगी, इस मुअज़्ज़ज़ बेंच के जजेस की भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र होगी। तो उन्हें जो है वो उनके लिए सभी जो है वो तमाम मामला जो हैं उनके ऊपर उनका जो है वो यानी दोनों तरफ
जो है वो उनका जो है वो फोकस होना चाहिए। और इंसाफ जो है वो कोई अपोजिशन में हो, कोई हुकूमत में हो। कल हम अपोजिशन में थे, आप गवर्नमेंट में हैं, कल को हो सकता है हम फिर अपोजिशन में हो, कोई और गवर्नमेंट में हो। तो ये चीज़ें जो है इंसाफ का हसूल या इंसाफ जो है वो इन चीज़ों से जो है वो रिलेट नहीं होना चाहिए। जी, डस्का के मुतल्लक जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बिल्कुल राम कहानी थी। उसमें जिन लोगों को मेन एक्यूज्ड जो है वो बनाया गया, वो डीपीओ है, वो डीसीओ है, वो एक डीएसपी है, एक दो और लोग हैं, और उनके मतलब कहा गया कि जी इन लोगों ने सारी बदमाशी वहाँ पे की है और रिज़ल्ट को जो है वो इन्होंने चेंज किया है। 20 रिटर्निंग ऑफिसरों को लेके गए एक जगह पे, वो अपना कोई फार्म हाउस है, और वहाँ पे जाके बिठा के रिज़ल्ट चेंज किए गए। रिज़ल्ट चेंज करके उनको जो है वो भेजा गया, और उसमें उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर मुलव्वस था, उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी मुलव्वस था, उस वक्त का आईजी मुलव्वस था। रात को जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया, वो सो गए, वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। तो उन लोगों को जो है वो ये 19 फरवरी का शायद ये केस है, और 19 फरवरी का, तो उनको कोई मार्च के महीने में उनको सस्पेंड किया है लोगों को, और 2 महीने बाद दोबारा बहाल कर दिया, और दोबारा वो जो है वो प्राइम पोस्टों के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, और आज तक उनके खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, किसी ने उनको जो है वो नहीं पूछा। आज कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और इसमें फैसला किया है कि इन लोगों को इंक्वायरी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उसमें कत्तन जो है वो मुदाखलत तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको सबमिट कर सकते हैं, उनसे जाके गुजारिश कर सकते हैं, और वो इंक्वायरी जो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है उसके ऊपर एक कैबिनेट कमेटी जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, जिसमें मैं हूँ, मौलाना साहब हैं, कायरा साहब हैं, और हम जाके इलेक्शन कमीशन से जो है वो 1-2 रोज़ में जाके उनसे मिलेंगे और उनको सबमिट करेंगे कि आप इस इंक्वायरी को फाइनल करें, और इन लोगों का जो जुर्म बनता है इनको मिसाली सज़ा दें, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ही ना हो कि वो बैग लेके जो है वो किसी और जगह पे जाके वहाँ पे ठप्पे लगा के रिज़ल्ट जो है वो बना के ले आए। ये हम ये गुजारिश करेंगे, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लिया जाएगा। उसमें सिर्फ एक आदमी के खिलाफ एक्शन हो, वो है आरओ को मेरा ख्याल अब तक जो है वो उसको सस्पेंड रखा हुआ है, और आरओ वो बंदा है कि जिस बंदे की वजह से ये सारा जो है ये मामला ओपन हुआ, वरना ये डिग आउट ही नहीं होना था, पता ही नहीं चलना था। आरओ ने रजिस्ट किया, उसने कहा जनाब आप रात 1 बजे से राब्ते में नहीं है, आप जो सुबह आप 7:30-8 बजे कहाँ से आ गए हैं 20 लोग। तो वो आरओ जिसने आगे से रजिस्ट किया, जिसने सही बात की, वो गरीब अभी तक सजा भुगत रहा है, बाकी सारे जो है वो इधर उधर फिर मेरा ताल्लुक है और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने मेरी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर नोटिस लिया, और हमारे जो साथी थे असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम, उनको आपके नोटिस के बाद ही वो बायाब हो चुके हैं, और आपके आज न्यूज़ पूरा आपका शुक्रगुजार है। और सर ये बताइएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि फराग गोगी को आप कब गिरफ्तार करेंगे? देखिए, मामला ये है कि हम उस स्टाइल को कि हम जो है वो ज़िमनियाँ जो है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ें और बताएं कि जी फ़लाँ आप गिरफ़्तार होने वाला है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ आप FIR होने वाली है। देखें, कैबिनेट कमेटी इस बारे में अपनी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करके जो भी मुतलका अदारा है वो नैब हो या वो FIU उसको भेजेगी, और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के बाद अगर वो समझें कि ये सबूत काफ़ी हैं, वो उनको अरेस्ट करें, और अरेस्ट करके चलान जो है वो अदालत में भेजें। जी थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस काबीना इजलास के बाद की मीडिया ब्रीफिंग आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उस दौरान कहा गया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में बंद लिफाफे में एक मुआहिदे की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुआहिदे के हवाले से इस्तफसार किया। बरतानिया में पाकिस्तान के रिकवर किए गए 50 अरब सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।